हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओबीजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज, वो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। पहले स्टार्ट करते हैं जनरल बात से कि जनरली डायबिटीज में क्या होता है। तो देखो, एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये इंसुलिन हमारे शरीर में कहां से आता है? हमारे शरीर में पेनक्रियाज होता है और उस पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो ये इस इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और फीटस क्या करता है? फीटस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बाय 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और फीटस के अंदर इंसुलिन कब स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फीटस की ग्रोथ के लिए। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है फीटस की ग्रोथ के लिए। अब इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन का रोल है कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज होती है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको ना मूव करता है। कहां पर लेकर जाता है? सेल्स में और पूरे शरीर में, ऑल ओवर द बॉडी। तो ये थी जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरली हमने स्टार्टिंग में इंसुलिन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि हार्मोन जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को वो इंसुलिन है। इंसुलिन कहाँ पर सिक्रीट होता है? पेनक्रियास के बीटा सेल सिक्रीट करते हैं। और फीटस की जो होती है, तो फीटस में 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर इंसुलिन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है। और फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने रोल ऑफ इंसुलिन भी पढ़ लिया साथ में कि कैसे जो ग्लूकोज है वो ब्लड शुगर लेवल में जाता है और ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई होता है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो देखो, अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है? गेस्टेशनल। तो गेस्टेशनल का मीनिंग क्या है? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और कब होता है? 24 वीक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, 24 वीक में शुगर का लेवल बढ़ गया, उसको क्या कहते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और इस चीज में जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमें क्या याद रखनी है? अब यहाँ पर क्योंकि वर्ड यूज हुआ गेस्टेशनल तो ये प्रेगनेंसी से रिलेट करता है। और ये भी ध्यान रखना है कि बिफोर प्रेगनेंसी मदर को शुगर नहीं था। जैसे उसका प्रेगनेंसी का 24th वीक स्टार्ट हुआ तो हमें क्या देखने को मिला? इंसुलिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज देखने को मिला और उसको क्या हो गया? डायबिटीज मेलाइटस, जिसका नेम क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब आता है, देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल रहेगा, कोई ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमें हार्मोनल चेंजेस के कारण अब फीमेल के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का रिस्क नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों हो रही है वुमेन के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब हम ये पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि हार्मोनल चेंजेस के कारण 24 वीक में सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें ये चेंज देखने को मिलता है क्योंकि वुमेन के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन से हार्मोनल चेंजेस हमें वुमेन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा होता है? पहला हमारा हार्मोन होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को HPL कहते हैं। वुमेन के अंदर HPL इंक्रीज देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा सेकेंड हार्मोन विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। सेकेंड हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। और थर्ड हार्मोन हमारा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये तीनों हार्मोन, द फर्स्ट वन इज योर HPL, सेकेंड इज एस्ट्रोजन एंड थर्ड वन इज प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करते हैं? ये इंड्यूस करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? ये इंसुलिन के काम को रोक देते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम रोक देते हैं। पहला रीजन क्या है? हार्मोनल चेंजेस, जिसमें क्या पड़े? HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हो सकता है कि इसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को GDM हो तो अब वुमेन को आने के चांसेस होते हैं। थर्ड आता है रिस्क फैक्टर। अब
क्या रिस्क फैक्टर होंगे कि हमने पढ़ लिया इंसुलिन क्या है, हमने पढ़ लिया क्या इसके इटियोलॉजी थी, अब हम पढ़ रहे हैं कि रिस्क फैक्टर क्या करेगा, वुमेन के अंदर क्या करेगा, ओबेसिटी कॉज कर देगा, वुमेन के अंदर क्या करेगा, ओबेसिटी कॉज कर देगा, या फिर कभी उसके प्रीवियस जीडीएम हो तो उसके अंदर आने के चांसेस है। और ये ध्यान रखिए मैक्रोसोमिक बेबी, अब मैक्रोसोमिक का मतलब क्या है, जब बच्चे का वेट 4 kg से ज्यादा बढ़ जाता है, इसको क्या कहते हैं, मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। जब बच्चे का वेट, बच्चा 4 किलो से ज्यादा का होगा तो वो किस में आएगा, मैक्रोसोमिक। उसका जो बेबी होगा वो 4 kg से ज्यादा वेट का हो सकता है, वो क्या है, रीजन क्या था, जीडीएम रीजन रहेगा। एज मोर देन 25 ईयर ऑफ एज, अगर वुमेन 25 ईयर के बाद कंसीव करती है तो चांस होता है कि उनको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस आए, चांस होता है। या फिर वो वुमेन कैलोरीज इनटेक क्या कर रही है, हाई कर रही है, अपनी डाइट में उसने कैलोरी इनटेक क्या कर दिया है, हाई कर दिया, तो भी उसको क्या चांस है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का चांस है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। देखो हमें पता लगा था यहाँ पर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता ही नहीं लगा था, तो इसलिए ये पहले क्या है, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है, पहले कोई सिम्टम्स शो नहीं करेगा, ठीक है। ये डिटेक्ट कब होगा, जब आप स्क्रीनिंग कराओगे, जब मदर को स्क्रीनिंग के लिए भेजोगे तो फिर पता लगेगा कि भाई इनको तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। अब और क्या देखने को मिलते हैं, हम ट्रिपल पीस पढ़ते थे डायबिटीज के अंदर, पॉलीडिस्पिया, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वुमेन को पॉलीडिस्पिया होगा, वुमेन को क्या होगा, फ्रीक्वेंट थर्स्ट होंगे, उसको बार बार प्यास लगेगी, राइट। फिर उनको क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विच इज कॉल्ड पोलीयूरिया। जब हमने फ्रीक्वेंट थर्स्ट की बात की तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीडिस्पिया कहते हैं। अब जब हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, पोलीयूरिया। फटीग हो सकती है उसको, और लास्ट में उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, जीडीएम से उसको यूटीआई हो जाए। तो ये सारे क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है किसके, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के। अब बात करते हैं कि अब हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, ऊपर एटियोलॉजी देख ली, अब हम बात करते हैं कि अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कब होगी, 24 से 28 वीक में हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करना शुरू करेंगे। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको क्या कहते हैं, ओजीटीटी। अब देखते हैं ओजीटीटी में क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं हम 300 ml वाटर के अंदर, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेते हैं 300 ml ऑफ वाटर के अंदर, और 2 घंटे के बाद हम चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है। ये है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं कितने ml ऑफ वाटर में, 300 ml ऑफ वाटर में। अब देखो अगर 140 mg पर डीएल से कम है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो लेस देन 140 mg पर डीएल है तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर 140 से 200 mg पर डीएल देखने को मिलता है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। अब हम जब ओजीटीटी कराते हैं और हमें दिखता है कि भाई उस वुमेन का तो 200 mg पर डीएल, 200 mg पर डीएल से भी ज्यादा आया है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। दैट मीन्स कि उस वुमेन का डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी से पहले ही प्रेजेंट था। अब क्योंकि डायबिटीज प्रेगनेंसी से पहले ही प्रेजेंट था तो वो क्या करेगा, चांस है कि वो क्या करेगा, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, क्या करेगा वो, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का वहां पर चांस है। ये हो गए हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि हमने स्क्रीनिंग मेथड में क्या किया था, ओजीटीटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। अब वुमेन को जीडीएम हो गया है, एटियोलॉजी देख ली, मैनिफेस्टेशंस देख ली, अब हम करेंगे कि अब हम लोगों ने मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम कहेंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, एक हेल्दी डाइट बनाओ, शेड्यूल से उठो, शेड्यूल से सो, अपने अंदर की जो आपकी जो बॉडी को किलो कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लो,
वॉक पे जाओ, ये सारा क्या है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सेकंड आता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, उन्हें एमएनटीज देंगे, उनकी वही डाइट में न्यूट्रिशन की अगर कोई कमी होगी, कमी पूर्ति होगी तो उसको फुलफिल करेंगे, इसमें आता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में। देन आता है उन्हें एनकरेज करेंगे कि ठीक है आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज पर दो। फिर आता है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज विच इज कॉल्ड SMDG। उन्हें बोलेंगे क्या खुद ही अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहा करो, क्योंकि अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, गुड डाइट ले रहे हो, तो हो सकता है अब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए, है ना। और क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में देंगे, देखो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में इंसुलिन देंगे। और सेकंड ओरल एजेंट्स दे जाते हैं, मतलब कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है। एक ड्रग है हमारी मेटफॉर्मिन और दूसरी है हमारी ग्लाइबुराइड। बस हम यही ड्रग्स दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, इसके अलावा कोई ड्रग नहीं दी जाती। फिर मॉनिटरिंग करेंगे फास्टिंग पे उनका। फोर्थ आता है डिलीवरी प्लानिंग। अब डिलीवरी प्लानिंग में क्या उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप ना पोस्टर्म डिलीवरी को अवॉइड करो। 40 वीक से ऊपर की डिलीवरी को क्या कहते हैं, पोस्टर्म डिलीवरी। हो सकता है तो आप क्या मैनेज करो, अर्ली डिलीवरी मैनेज करो, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को क्या है, मैक्रोसेमिक हो गया ना उसका वेट। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है, अब माँ को अलग होंगे और बच्चे को अलग होंगे। हम पढ़ेंगे पहले मेटरनल कॉम्प्लिकेशन की, मदर को क्या होंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग कि बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, ठीक है। तो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर आते हैं कि अब ऐसी वुमेन का, क्योंकि मैक्रोसोमिक वेट हो गया, बच्चे का वेट 4 kg से ज्यादा हो गया, तो उनका सिजेरियन डिलीवरी का चांस बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चांस है कि उनको प्री एक्लेम्पसिया हो जाए। और तीसरा क्या है कि उनको आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिले। तो ये किसके अंदर आएगा, मेटरनल कॉम्प्लिकेशन। फिर हम आ जाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। पहला हमने क्या पढ़ा, मैक्रोसोमिया। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चे को न्यूनेटल को हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकते हैं, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर थर्ड शोल्डर डिस्टोशिया, वेट ज्यादा हो गया तो जब डिलीवरी कराएंगे तो हो सकता है उसके शोल्डर में डिस्टोशिया हो जाए। और फोर्थ आता है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है उस बच्चे को। और लास्ट आता है इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज लेटर इन लाइफ। हो सकता है कि उस बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क हो। तो ये हमने पढ़ा था गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेंगे। हमने क्या पढ़ा था, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में जनरली हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा था, इंसुलिन। फिर हमने कहा था कि फीटस की बॉडी में 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस स्टार्ट कर देता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियास के बीटा सेल में। कौन सा हार्मोन रेगुलेट कर रहा था बच्चे की ग्रोथ, इंसुलिन। फिर रोल ऑफ इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या था, ये क्या कर रहा था, ग्लूकोज को मूव कर रहा था कहाँ पर, सेल्स में और ऑल ओवर बॉडी में। फिर हमने ये पढ़ लिया था जनरल इंस्ट्रक्शंस या जनरल थिंग्स अबाउट इंसुलिन। फिर हम आए थे अपने टॉपिक पे विच वाज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। वर्ड क्या है, गेस्टेशनल है, किधर होगा, प्रेगनेंसी में होगा। ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, कब से, 24 वीक से। इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी थी, बिफोर प्रेगनेंसी हो सकता है कि ये नहीं हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज ना हो, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये हमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है। और इसमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन का रिस्क नहीं होता क्योंकि ये सेकंड और थर्ड वीक में आता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों हो रहा था ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज बॉडी के अंदर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे। हार्मोन्स के चेंजेस में कौन कौन सा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों हार्मोन मिलकर क्या कर रहे थे, इंसुलिन के काम को रोक रहे थे। और क्या पढ़ा था, जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली से आया हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या थे, ओबेसिटी हो सकती है उस वुमेन को आगे जाके, या फिर हो सकता है और प्रीवियसली उसका जीडीएम हुआ। लास्ट क्या आता है, मैक्रोसोमिक बेबी, बच्चा क्या हो 4 किलो से ज्यादा वेट का हो। और किस किस को होने के चांस होते हैं, जिन वुमेन का 25 ईयर से ज्यादा एज होता है, 25 ईयर्स से ज्यादा एज होता है उनको, और जो हाई कैलोरीज डाइट लेती है उनको जीडीएम का चांस होता है। फिर हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे, तो मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें मिला नहीं था, तो फिर ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। और वुमेन के अंदर क्या कर देता है, पॉलीडिस्पिया, पॉलीयूरिया,
ज्यादा उसको प्यास लगती है, उसका यूरिनेशन ज्यादा होता है, उसमें फटीग कर देता है, और साथ में क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या रिकरेंट किसी भी तरह का इंफेक्शन कर सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, कितने ग्राम ऑफ शुगर और कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया था, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया था, कितने ml ऑफ वाटर में, 300 ml ऑफ वाटर में। 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया था। नॉर्मल रेंज क्या थी, 140 से लेस था तो नॉर्मल था, 140 से 200 आया तो किस में आ गया, जीडीएम के अंदर आ गया। और वर्ड क्या था कि भाई 200 से भी 200 mg पर डीएल से भी ज्यादा मिल रहा है, तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम ये मानते हैं कि हाँ मदर को पहले ही कंसीव करने से पहले ही क्या थी, डायबिटीज थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में हम उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने के कहेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो आप अपने। सेकंड हम बोलेंगे कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। थर्ड आता है उसको एनकरेज करेंगे आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो। फोर्थ उसको बोलेंगे कि आप सेल्फ रेगुलेशन करो, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल खुद चेक करा करो। फिर हम उसको क्या करेंगे, इंसुलिन देंगे। ओरल एजेंट्स में कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते थे, मेटफॉर्मिन और सेकंड कौन सी थी, ग्लाइब्यूराइड, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी करेंगे, प्लानिंग डिलीवरी 40 वीक्स या फिर पोस्टम जो डिलीवरी है उसको अवॉइड करेंगे, पोस्टम प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे, और नॉर्मल उसको बोलेंगे कि आप अर्ली डिलीवरी करा लो। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, बच्चे में अलग कॉम्प्लिकेशन करेगा, माँ में अलग कॉम्प्लिकेशन करेगा, मम्मी में क्या करेगा, वो इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन डिलीवरी होगा, ठीक है। प्री एक्लेम्पसिया का चांस हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है किसके अंदर, मम्मी के अंदर इन फ्यूचर। बच्चे में क्या हो सकता है, हमने पढ़ा था मैक्रोसोमिया। सेकंड हमने पढ़ा था बच्चों में न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। शोल्डर डिस्टोशिया का चांस है, क्योंकि मैक्रोसेमिया है तो शोल्डर डिस्टोशिया होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि बच्चे को फ्यूचर में जाकर ओबेसिटी या फिर डायबिटीज होने का चांस हो सकता है। तो इसी प्रकार हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यहीं पर खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओबीजी नर्सिंग क्लासेस बाय रितिका मैम देखते रहिए। थैंक यू।